हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज़ योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मृदा को उपजाऊ कैसे बनाएं, या ऐसी मृदाएं जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाता, फसल का उत्पादन नहीं होता है, उसको उपजाऊ कैसे बनाएं। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास मिट्टी है, जो हमारे पास खेत है, उसमें उर्वरा शक्ति लंबे समय तक कैसे मेंटेन रखें। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम आपको तरीके बताएंगे कि कैसे मृदा को उपजाऊ हम बना सकते हैं, कैसे उसकी उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक मेंटेन रख सकते हैं, जिससे कि जो फसल उत्पादन है वो हमें ज़्यादा मिले। जब आपको फसल उत्पादन ज़्यादा मिलेगा तो सिंपल सी बात है, हमें मतलब मार्केट प्राइस ज़्यादा मिलेगा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, हम मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। जब हमारे पास पैसा होता है तो भाई जिस चीज़ पे आप हाथ रख दो वही तुम्हारी हो जाती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, हम जो है हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक दशा जो है वो ख़राब ही रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें देखो ह्यूमस। हमें ध्यान रखना है कि सॉइल में ह्यूमस है या नहीं है। जब हम सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा इतनी है, या इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ह्यूमस बनता कैसे है या ह्यूमस है क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका एक जैविक अवयव है जो बनता है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से। मीन्स जो कार्बनिक पदार्थ हम मृदा में डालते हैं उसके डिकम्पोजिशन के बाद जो है वो ये ह्यूमस का निर्माण होता है। जितना ज़्यादा सॉइल में ह्यूमस होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो सॉइल उपजाऊ होगी। अब एक चीज़ और है कि सर कोई मृदा उपजाऊ है या नहीं है, ये हम पता कैसे लगाएंगे। तो उसमें जैविक कार्बन की मात्रा कितनी है आप ये पता करेंगे पहले उसमें। अब जैविक कार्बन की मात्रा आप कैसे पता करोगे, तो मृदा परीक्षण आप करवा सकते हो अपने ब्लॉक में, पास में ही आपका सॉइल टेस्टिंग सेंटर होगा वहाँ करवा सकते हो, या किसी यूनिवर्सिटी में करा सकते हो, विश्वविद्यालय में करा सकते हो। अब कैसे पता करें सर कि मान लो ह्यूमस की जैविक कार्बन की मात्रा इतनी आई है तो क्या मृदा उपजाऊ होगी, क्या उपजाऊ नहीं होगी, हम कैसे इस जैविक कार्बन को मृदा में बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने मृदा परीक्षण कराया और उसमें जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% से कम आई तो ये समझ लो कि आपकी मृदा उपजाऊ नहीं है। आपको इस जैविक कार्बन को बढ़ाने की ज़रूरत है। बढ़ा कैसे सकते हो, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो अगर आप जैविक कार्बन या ह्यूमस जो है वो अपनी मृदा में मेंटेन रखोगे, ज़्यादा रखोगे, तो सिंपल सी बात है मृदा उपजाऊ डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो हमने समझा कि अगर जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% से कम है तो मृदा उपजाऊ नहीं है। अगर 0.5 से 0.75 के बीच में है तो मतलब मध्यम अमाउंट में है, मध्यम उपजाऊ आप उस मिट्टी को मान सकते हो। अगर आपकी मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा 0.75 से ज़्यादा है तो ये समझ लो कि आपकी मृदा जो है वो उपजाऊ है। आप कोई भी फसल इसमें आसानी से उगा सकते हो जिससे आपको उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ह्यूमस को कैसे मेंटेन रखोगे तो ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, ह्यूमस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, फसल के अवशेष डालेंगे। जैसे आपने यहाँ पर पीछे देख रहे होगे, ये फसल के अवशेष हैं। तो फसल के अवशेष जिन्हें हम क्रॉप रेजिड्यू के नाम से जानते हैं, तो क्रॉप रेजिड्यू जो है वो मृदा में मिक्स कर देंगे। जैसे आप कोई फसल को हार्वेस्ट करते हो, किसी फसल की कटाई करते हो, कटाई करने के बाद उसके मृदा सरफेस पे या ऊपरी सतह पे जो है बहुत सारे क्रॉप रेजिड्यू रह जाते हैं। कुछ किसान जो है इसे सॉइल में मिक्स कर देते हैं क्योंकि उन्हें हाल में दूसरी फसल को उगाना होता है। क्योंकि जब हम इसे मतलब किसी ऐसी मतलब जिसका सीएन रेशियो ज़्यादा है, ऐसी क्रॉप रेजिड्यू सॉइल में मिक्स कर देते हैं तो एक्चुअली उसमें जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें एक प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में क्या होता है कि मिट्टी में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो इस जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं वो वाले माइक्रोब्स है वो मिट्टी से न्यूट्रेंट को अपटेक करने लगते हैं, क्योंकि उसे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना है। तो कुछ समय के लिए न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन लेटर टाइम में जो है धीरे धीरे उससे न्यूट्रेंट रिलीज होने लगते हैं। तो आप इन्हें सॉइल में मिक्स कर सकते हो। तो ये भी एक आपके जैविक कार्बन का स्रोत बन सकते हैं, जिससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, ये लंबे समय तक मेंटेन बनी रहेगी। दूसरा सबसे अच्छा स्रोत है, जो आपने देखा होगा, इसे मतलब इसे कहते हैं गोबर की खाद, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर।
अगर आपके पास पशु हैं, इसे मार्केट से भी बाहर से भी खरीद सकते हो, रूरल एरियाज से खरीद के ला सकते हो। इसे हम डालेंगे, इससे भी ह्यूमस बनेगा, सॉइल में ह्यूमस बनेगा, जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो आपकी जो मृदा है वो उपजाऊ होगी। ठीक है, इसके साथ साथ हम कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको कंपोस्ट दिख रही होगी। जनरली कंपोस्ट दो प्रकार की होती है, एक तो फार्म कंपोस्ट होती है और एक टाउन कंपोस्ट होती है। इसे फार्म कंपोस्ट को हम लोग ग्रामीण कंपोस्ट कह सकते हैं और टाउन कंपोस्ट को हम लोग शहरी कंपोस्ट कह सकते हैं। जो शहर में जो हमारा घर का वेस्टेज बचा हुआ है उसको हम ना एक जगह गड्ढे में डालते रहते हैं और वो कंपोस्ट बनके तैयार हो जाता है, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। गांव वगैरह में, रूरल एरिया में जो कंपोस्ट हम बनाते हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक, अगर आपके पास पैसा बहुत कम है, ठीक है, आप ये सब यूज़ नहीं कर सकते हो खेत में, तो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है ह्यूमस बढ़ाने का या मृदा को उपजाऊ बनाने का हरी खाद की फसल। जैसे आप गेहूं की बुवाई करने वाले हो, तो धान की बुवाई करने वाले हो, तो बुवाई से पहले जो है वो ढैंचा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और ढैंचा सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है पोषक तत्वों का। क्योंकि अब सॉइल में देखो, उपजाऊ होने का क्या सेंस है कि सॉइल में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं। जब पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होंगे तो पौधे उसे यूज़ कर पाएंगे। जब पौधे यूज़ कर पाएंगे तो पौधे हेल्दी होंगे, मतलब अधिक उपज देंगे। सिंपल सी बात है, अगर हमारा खाना अच्छा होगा, पोषण अच्छा होगा, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, हम कोई भी काम कर सकते हैं जाके खेत में। समझ रहे हो बात को? पहलवान बन सकते हैं, जैसे घर में दूध घी है तो वहाँ के लोग पहलवान बन जाते हैं। अब मान लो हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम कहाँ से, भाई हमारी हेल्थ कहाँ से अच्छी होगी, कहाँ से हम आपको बॉडी बिल्डर एकदम ऐसे कमज़ोर जैसे इस समय है वैसे दिखाई देंगे। तो जो ग्रीन मैन्योर है ये एक अच्छा स्रोत है किसका, मृदा को आप इसके माध्यम से उपजाऊ बना सकते हो। ठीक है, तो हमने समझा कि हमें क्या करना है, ह्यूमस को या जैविक कार्बन को बढ़ाना है। आप जैविक कार्बन को कैसे बढ़ा सकते हो? कंपोस्ट प्रयोग कर सकते हो, गोबर की खाद प्रयोग कर सकते हो, फसल के अवशेष प्रयोग कर सकते हो, साथ ही साथ में हरी खाद की फसल आप उगा सकते हो। ये काम कंपोस्ट वगैरह, मैंने वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हो। अब ध्यान रखना है हमें मृदा का पीएच। जो उपजाऊ मृदा होती है उसका पीएच 6.5 से 7.5 होता है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसका पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.5। अगर पीएच बहुत कम है, ठीक है, मीन्स सॉइल जो है वो अम्लीय है, तो उसमें आपको चूना मिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि चूना जो है वो पीएच को बढ़ाएगा। और हम कहते हैं इतना चूना मिलाएंगे कि जब तक पीएच जो है वो 6.5 से 7.5 के बीच में नहीं आ जाता। क्योंकि मोस्टली जो आपकी फसलें हैं उनकी विकास एवं वृद्धि के लिए न्यूट्रल पीएच की आवश्यकता होती है। 6.5 से 7.5 पीएच होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अगर पीएच बहुत ज़्यादा है, जैसे सैलाइन सॉइल है, ठीक है, अब सैलाइन सॉइल है तो उसमें हम लीचिंग कराएंगे, वाटर अप्लाई करेंगे, जो सॉइल के अंदर पाए जाने वाले साल्ट जो है वो लीच कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ जो है, अगर मृदा आपकी क्षारीय है, एल्कली सॉइल है, तो उसमें एक्सचेंजेबल सोडियम ज़्यादा होता है, तो सोडियम को आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है कैल्शियम के द्वारा। तो उसे आप सुधारने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? उसे सुधारने के लिए आप जिप्सम प्रयोग करोगे। पहले जिप्सम प्रयोग करोगे, फिर लीचिंग करोगे। समझ में आ रही बात? तो हमें सॉइल के पीएच को मेंटेन रखना है, मृदा के पीएच को मेंटेन रखना है। अब ये सब पता कैसे चलेगा? जब आप अपनी मृदा परीक्षण कराओगे, सॉइल टेस्टिंग करवाओगे। सॉइल टेस्टिंग कैसे करवानी है, हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पे। वीडियो सेक्शन में आप जब जाओगे तो वहाँ पर एक मृदा परीक्षण वाला एक वीडियो मिल जाएगा, आपको 5-10 मिनट का होगा। उसमें हमने आपको बताया कि सॉइल सैंपल हम कैसे लें, मृदा परीक्षण कैसे कराएं। ठीक है, मृदा से मिट्टी कहाँ से लें, कहाँ से नहीं लें, और हम कैसे मृदा परीक्षण कराएंगे, तो वो वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। तो मृदा पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण जिसको कहते हैं। जो खेत की मिट्टी है वो खेत में ही रहनी चाहिए, खेत की मिट्टी बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खेत की मिट्टी अगर खेत में रहेगी तो मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व भी खेत में ही रहेंगे। अगर सोचो कि बहुत तेज बारिश हुई और जब बारिश का पानी जो है वो हमारी खेत की मिट्टी को बहाकर कहीं और ले गया, तो मिट्टी में ही तो पोषक तत्व हैं, मिट्टी में ही पोषक तत्व। जब मिट्टी में पोषक तत्व हैं, जहाँ मिट्टी जाएगी वहाँ पोषक तत्व जाएंगे, तो जहाँ पोषक तत्व जाएंगे, मृदा में जब पोषक तत्व नहीं रहेंगे तो सिंपल सी बात है, मृदा कहाँ से उपजाऊ होगी। तो हमें थर्ड पॉइंट पे ये याद रखना है कि मृदा क्षरण ना हो, इरोजन ना हो, प्रॉपर बंडिंग होनी चाहिए खेत के चारों ओर। ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ फसल ग्रो कर देते हैं हम, ठीक है, और ढाल कम कर देते हैं। तो ये तरीके अपना सकते हैं आप मृदा संरक्षण के। इसके बाद उत्पादन में जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम कल्चर आता है, जो आपके
लेग्यूम वगैरह में यूज़ होता है, जो आपकी दालें हैं, ठीक है, बरसीम है, इन सब में हम राइजोबियम का प्रयोग कर सकते हैं। एजोस्पाइरलम तो किसी भी फसल में यूज़ किया जा सकता है और कभी भी यूज़ किया जा सकता है, इसका प्रयोग कर सकते हो आप। मार्केट में एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जैव उर्वरक आपके मार्केट में आते हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में ये काम करते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोस्पाइरलम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, ठीक है। ये क्या करेंगे, सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाएंगे। हम फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो सॉइल में पाए जाने वाली इनसॉल्युबल फास्फोरस को सॉल्वलाइज करते हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल में क्या होगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी और हम क्रॉप को आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब तो मार्केट में पोटेशियम सॉल्वलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर भी आते हैं, पोटेशियम जो फिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है सॉइल में, जो पौधों को मिल ही नहीं पा रही है, ठीक है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो बायो फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। तो जैव उर्वरक इस समय यूज़ भी किए जाते हैं। इसके बाद हम उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। उर्वरकों का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, फसल की मांग के अनुसार करेंगे। मृदा में कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कितने पोषक तत्व की कमी है, कितने पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, उसके आधार पे हम क्या करेंगे, उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोषक तत्व मृदा में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, कौन सा पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित है, इसका हम पता करेंगे मृदा परीक्षण के द्वारा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सॉइल में न्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, कौन सा पोषक तत्व जो है वो कम मात्रा में पाया जा रहा है। इसके आधार पे हम उर्वरकों को अप्लाई करेंगे। जिस फसल को जितने मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, सल्फर चाहिए, इन सबको उतनी ही मात्रा में अप्लाई करेंगे। आप एक काम कर सकते हो, अब टोटल अगर आप न्यूट्रिएंट के स्रोत के रूप में सिर्फ फसल पे मतलब एक उर्वरक पे ही आधारित रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉइल में केमिकल का लोड बढ़ जाएगा, सॉइल पोल्यूट हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी केमिकल की वजह से। तो सर हम क्या करें, उर्वरक ना प्रयोग करें तो क्या करें? उर्वरक को प्रयोग करना पड़ेगा आपको, रिप्लेसमेंट नहीं है उर्वरक का कोई भी। अभी उर्वरक की जगह, उर्वरक को हम कम प्रयोग करें, उसकी जगह हम हरी खाद की फसल, कंपोस्ट, गोबर की खाद, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक जिन्हें कहते हैं, ठीक है, इन सब का प्रयोग कर सकते, कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हो, बर्मी कंपोस्ट, मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, मतलब कि सारे सोर्सेस को थोड़ा थोड़ा करके हम सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि मृदा जो है वो लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहे। तो ये आपके तरीके थे कि मृदा को हम कैसे उपजाऊ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पूरा वीडियो देखा, जो आपको समझ में आया होगा कि हम मृदा को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उस मृदा से प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो याद रखेंगे। हाँ, तो बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।